गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम जो है वो डायोड करंट के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने जो लेक्चर लिया था उसके अंतर्गत हमने पी एंड डायोड के बारे में डिस्कस किया था। जब हमने क्या किया था, एक पी और एन टाइप के जो सेमीकंडक्टर है उनको एक पर्टिकुलर कंसिडर करें तो क्या होगा कि पी टाइप में जो अपन के पास क्या है कि मेजोरिटी चार्ज जो कैरियर्स होते हैं वो हमेशा होल रहते हैं, तथा एन टाइप जो मटेरियल होते हैं उसमें मेजोरिटी चार्ज जो कैरियर्स हैं वो हमेशा क्या रहते हैं, होल्स रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। जब भी इन दोनों मटेरियल को अपन ऐड करते हैं तो क्या होगा कि हायर जो कैरियर कंसंट्रेशन जो है वो हमेशा क्या होगी, लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करते हैं। तो जिसके कारण क्या है कि जिस समय ही वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं तो एक पर्टिकुलर जंक्शन पर क्या हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं पी की तरफ और पी से जो वो होंगे वो क्या करेंगे, एन की तरफ मूव करते हैं। तो एक जिस जगह पर अपन इसको ऐड करते हैं तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में यहाँ पर क्या हो जाता है, एक मोबाइल चार्ज की क्या बन जाती है, लेयर बन जाती है। तो एन टाइप जो होते हैं वो अपन के पास क्या होते हैं, ए मोबाइल आयन जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, तथा पी टाइप जो पी साइड में जो होगा वो अपन के पास क्या होगा कि इन मोबाइल जो चार्ज होते हैं वो अपन के पास क्या होते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं। तो ये एन टाइप से जो इलेक्ट्रॉन है पी टाइप की ओर मूव कर रहे हैं तो ये इन मोबाइल जो चार्ज है नेगेटिव, ये नेगेटिव जो चार्ज होंगे वो क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, रिपल्सन करते हैं, तथा पी से जो होल जो एन टाइप की ओर मूव करते हैं तो ये इन मोबाइल जो आयंस है पॉजिटिव ये उन्हें क्या करते हैं, रिपल करते हैं। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में अपन के पास क्या होता है, एक वोल्टेज डेवलप हो जाता है जिसे अपन क्या कहते थे, बैरियर वोल्टेज कहते थे। अब इस बैरियर वोल्टेज की वैल्यू अगर ड्रिफ्ट वोल्टेज से ड्रिफ्ट जो करंट है या उसके ड्रिफ्ट वोल्टेज से अगर ज्यादा होगी तो उस बेस पर अपन के पास जो है वो चार्ज होंगे वो क्या होंगे, मोशन नहीं कर पाते हैं। तो ये वोल्टेज होता है ये अपन के पास क्या कहलाता है, बैरियर वोल्टेज कहलाता है। इससे रिलेटेड अपन ने जो है इस बैरियर वोल्टेज की वैल्यू कितनी होती है इसके बारे में अपन ने डिस्कस किया था। आज अपन जो है वो डायोड करंट के बारे में देखते हैं। डायोड करंट के बारे में अब जब अगर अपन नॉर्मल कंडीशन में क्या है कि डायोड को अगर किसी एक्सटर्नल अगर अपन सप्लाई के साथ अगर कनेक्ट करते हैं तो उस सप्लाई के साथ अगर उसे कनेक्ट करते हैं तो उस समय अपन के पास जो है वो डायोड में कैसी करंट फ्लो होगी। अगर डायोड को अगर फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करें तो उस समय उसमें क्या करैक्टरिस्टिक रहेगी, तथा डायोड को जब अपन रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं तो उस समय उसके करंट की करैक्टरिस्टिक क्या रहेगी, इसके बारे में अपन उसे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ अपन ने क्या किया है, फॉरवर्ड बायस का मतलब क्या हुआ, यदि अपन के पास पी टाइप जो मटेरियल है और एन टाइप जो मटेरियल है, अगर पी टाइप मटेरियल को अगर बैटरी के अगर पॉजिटिव टर्मिनल से अपन ऐड करें और एन टाइप जो मटेरियल है उसको बैटरी के अगर नेगेटिव टर्मिनल के साथ अगर अपन ऐड करते हैं तो उस डायरेक्शन को अपन क्या कहते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन या फॉरवर्ड बायस करते हैं। अगर अपन पी टाइप जो मटेरियल है इसको अगर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से और एन टाइप जो मटेरियल है उसको अगर अपन पॉजिटिव टर्मिनल के साथ ऐड करें बैटरी के तो इस प्रकार की बायसिंग को अपन क्या कहते हैं, रिवर्स बायसिंग कहते हैं। तो अगर नॉर्मल कंडीशन में अपन क्या कर रहे हैं, डायोड करंट को अगर फाइंड आउट कर रहे हैं तो मैंने क्या किया है कि P और N टाइप जो मटेरियल है अगर मैंने इसको एक्सटर्नल जो सोर्स है P को मैंने पॉजिटिव के साथ और N वाले जो टर्मिनल है इसको मैंने क्या किया है, नेगेटिव टर्मिनल के साथ ऐड किया। तो इलेक्ट्रॉन जो उसके होल जो होंगे वो क्या करेंगे कि इस बैटरी के कारण इसमें क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। अब जैसे ही ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी ये धीरे 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 क्या करेगा, एक्सपेक्टेशन लेवल से कहाँ मूव करेगा, इस एन टाइप मटेरियल में। और जैसे ही ये होल जो होंगे वो इसमें मूव करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, मेजरमेंट चार्ज कैरियर के रूप में क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो जिसके कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की जो माइनस चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन जो है होल की वो धीरे धीरे क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। इसी प्रकार जैसे ही अपन क्या कर रहे हैं, एन से इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिलते ही यहाँ से ये क्या करेगा, डिप्लेशन लेवल को क्रॉस करके ये पी टाइप मटेरियल में क्या करते हैं, डिफ्यूज होते हैं। तो डिफ्यूज होने पर यहाँ पर मैक्सिमम क्या चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन जो होती है वो किसकी रहती है, होल की रहती है। और माइनस चार्ज कैरियर जो कंसंट्रेशन होगी वो धीरे 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 क्या होगी, डिक्रीज होगी। और जब तक होगी जब तक ये इक्विलिब्रियम कंडीशन तक नहीं पहुंच जाएगी। अब यहाँ पर अपन अगर इसको एक्स डायरेक्शन में कैरियर कंसंट्रेशन का अगर ग्राफ ड्रॉ करें तो अपन माना कि अपन के पास दो मेटल है, एक अपन के पास पी एन है और दूसरा अपन के पास एन, पी पॉजिटिव एन। अब यहाँ पर पी पॉजिटिव का मतलब ये हुआ कि अपन के पास जो पी वाली जो डोपिंग ले रहे हैं वो अपन हाईली डोपिंग ले रहे हैं, तो एन जो है वो अपन के पास
क्या है, लोअर डोपिंग है। अब जिस समय अपन हायर डोपिंग अगर यूज करते हैं तो उस समय डिप्लेशन लेयर की जो लेंथ होती है वो हमेशा क्या होती है, कम होती है, तथा लोअर जो डोपिंग होगी उसमें अपन के पास जो डिप्लेशन की विड्थ होती है वो हमेशा क्या रहती है, ज्यादा रहती है। अगर मैं इसके कंसंट्रेशन के बेस पर इसका ग्राफ ड्रॉ करूं तो ये मेरे पास क्या होगा, एक्स एक्सिस, तथा ये मेरे पास जो है ए कैरियर कंसंट्रेशन जो मेरे पास क्या है 0 पर यानी इनिशियल पॉइंट को ले रहे हैं। ये मेरे पास क्या है xp, अगर xp मतलब क्या है कि p की डायरेक्शन में अपन के पास डिप्लेशन विड्थ है, xn जो होगा वो अपन के पास क्या हुआ, n मैटेरियल में जो अपन के पास क्या है डिप्लेशन विड्थ है। अब नॉर्मली अगर हम p टाइप मैटेरियल के अंतर्गत देखते हैं तो p टाइप मैटेरियल के अंतर्गत अपन के पास क्या होगा, नॉर्मली जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो होंगे उनकी इक्विलिब्रियम कंडीशन जो है वो अपन के पास क्या है n p नॉट को डिफाइन किया गया है, तथा n टाइप जो मेटेरियल है उसमें अपन के पास माइनॉरिटी जो चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन है एट इक्विलिब्रियम उसको अपन ने डिफाइन किया है p n नॉट से। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, सॉरी होल जो है वो p टाइप से क्या कर रहे हैं, इस डिप्लेशन रेजिस्टेंस को क्रॉस कर n टाइप मेटेरियल में अगर मूव कर रहे हैं तो मूव करने पर यहाँ पर क्या होगा, एट पर्टिकुलर कंडीशन जहाँ पर ये एज पर यानी कि n जो x n के एज टर्मिनल पर अगर यहाँ पर इसका कैरियर कंसंट्रेशन जो होगी वो होल की क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। लेकिन जैसे ही ये होल क्या करेंगे, एन टाइप में मूव करेंगे तो मूव करने पर क्या होगा, एन टाइप में मैक्सिमम जो चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन जो रहती है वो अपन के पास क्या रहती है, इलेक्ट्रॉनिक रहती है। तो जैसे ही ये होल क्या करेंगे, एन में मूव करेंगे तो धीरे धीरे क्या होंगे, रिकॉम्बिनेशन जो रेट होगी वो रिकॉम्बिनेशन रेट जो होगी वो इंक्रीज होती जाएगी, और धीरे धीरे जो एक्सेस जो अपन ने होल इंक्रीज किए थे वो कंसंट्रेशन धीरे धीरे क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी, और उसकी जो कंसंट्रेशन रहेगी वो मोस्टली किसके इक्वल आ जाएगी, नॉर्मली थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन पर जो एन टाइप में होल कंसंट्रेशन है वहां तक आ जाती है। तो ये अपने के पास जो होगा वो Tnx, ये अपने के पास क्या बन जाएगा कि एट टेम्परेचर पर जब अपन उसके टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो उस समय अपन के पास एक्सेस जो कैरियर कंसंट्रेशन में क्या वेरिएशन हो रहा है उसको x के रेस्पेक्ट में उसको डिफाइन कर रहा है। इसी प्रकार अपन के पास क्या होंगे, होल सॉरी इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो क्या होंगे, n टाइप से क्या करेंगे, p टाइप की ओर मूव करते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रॉन n टाइप से p टाइप की ओर मूव करते हैं तो उस समय क्या होगा कि यहाँ पर xp एज पर जो होगा वो अपन के पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन जो होगी वो अपन के पास इंक्रीज होगी। लेकिन p टाइप मटेरियल में अपन के पास क्या होगा, होल की जो कंसंट्रेशन जो रहती है वो हमेशा क्या रहती है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के रूप में। तो जैसे ही n टाइप से मटेरियल इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो n से p की ओर मूव करेंगे तो p में क्या होंगे, होल के साथ रिकॉम्बाइंड होंगे, तो होल के साथ रिकॉम्बाइंड होने पर उसकी कैरियर कंसंट्रेशन जो होगा वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, जिसे अपन x n p x के रूप में क्या किया है, डिफाइन किया है। तो इसकी मैक्सिमम जो p टाइप में है अपन के पास माइनॉरिटी कैरियर की जो कंसंट्रेशन रहेगी उसे अपन किससे डिफाइन करते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन में n p नॉट से डिफाइन करते हैं। अब इनका जो अगर कंप्लीट ग्राफ अगर ड्रॉ करें, यानी कि कंप्लीट कैरियर कंसंट्रेशन के बीच में अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो उस समय अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक एजम्पशन मानते हैं कि डिप्लेशन जो लेयर है उस डिप्लेशन लेयर में अपन के पास किसी भी प्रकार का कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है। तो उस कंडीशन के अंतर्गत अपन के पास अगर x के रेस्पेक्ट में अगर कैरियर कंसंट्रेशन का ग्राफ ड्रॉ करें तो अपन के पास कैसा मिलता है, इस बेस पर। अब यहाँ पर ये कंडीशन क्या है कि मैक्सिमम जो कैरियर कंसंट्रेशन जो है वो इलेक्ट्रॉन की यहाँ है, तो इलेक्ट्रॉन के अगर कंसंट्रेशन का जो ग्राफ है वो अपन के पास ये है, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का जो कंसंट्रेशन का जो ग्राफ होगा वो अपन के पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का जस्ट क्या होगा, रेप्लिका। तो मतलब अगर इलेक्ट्रॉन का p में अगर ग्राफ ये है तो p का p में कैसा ग्राफ होगा, इस बेस पर। इसी प्रकार अगर n टाइप जो मेटेरियल है, n टाइप मेटेरियल में अपन के पास होल का जो कंसंट्रेशन ग्राफ जो है वो इस प्रकार से है, तो इलेक्ट्रॉन का जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, रेप्लिका इस फॉर्म में। तो इस बेस पर अगर अपन के पास जो ग्राफ ड्रॉ हो रहा है तो इसी ग्राफ को अगर अपन लेकर एक कंप्लीट ग्राफ ड्रॉ करें तो उस बेस पर अपन के पास जो वैल्यू होगी वो अपन के पास क्या है, ये वाली। अब यहाँ पर अपने x एक्सिस को यहाँ डिफाइन किया गया है और इस पे अपन के पास क्या है कि डिप्लेशन जो विड्थ है p डायरेक्शन में उसको अपने x माइनस x भी डिफाइन किया गया है, तथा n डायरेक्शन में उसको डिप्लेशन विड्थ को जो है वो डिफाइन किया गया है xn से। अब p से अपन क्या करना है, धीरे धीरे इसको क्या किया गया है, ड्रिफ्ट या एक्सपोनेंशियल वोल्टेज अपन ने अप्लाई किया है। तो यहाँ से क्या होगा, ये चार्ज के कारण क्या होगा, बोल्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी प्रोवाइड होगी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण यहाँ पर एज के बाद में ये क्या करेगा,
एन टाइप में क्या करेंगे, मूव करेंगे अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट में किसी भी प्रकार का कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं होता है। तो ये वाला जो पोर्शन होगा, इस पोर्शन पर अपन के पास जो एक्सिस जो कैरियर कंसंट्रेशन जो होगी वो अपन के पास क्या रहेगी, पी डैश एन ओ। मतलब यहाँ पर अपन के पास क्या होगा, एन टाइप जो मेटेरियल होगा वहां पर अपन के पास एक्सिस जो कैरियर कंसंट्रेशन जो होगी इलेक्ट्रॉन की वो अपन के पास इंक्रीज होगी। तथा इसके बाद में हम क्या करेंगे, एन टाइप में अपन के पास इलेक्ट्रॉन रिकॉम्बिनेशन होते हैं, तो उस केस पर अपन के पास वैल्यू जो रहेगी वो धीरे धीरे जो होगा वो अपन के पास क्या होगा, होल की जो कंसंट्रेशन होगी वो क्या होगी, डिफ्यूजन के कारण क्या हो जाएगी, रिड्यूस होती जाती है। तो कंसंट्रेशन जो होगी लास्ट माइनस जो होगी वो अपन के पास क्या रहेगी, इक्विलिब्रियम जो कंडीशन में जो होल की जो कंसंट्रेशन रहेगी एन टाइप मेटल में वो अपन के पास रह जाती है। अब इसी प्रकार अपन के पास जो है वो एन टाइप मेटल के लिए लें तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो क्या होंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होगा वो कहां होगा, इस एन से कहां होगा, पी की डायरेक्शन में। अब पी की डायरेक्शन में जैसे ही हुआ तो होल के डिप्लेशन लेयर में इलेक्ट्रॉन का किसी भी प्रकार से अपन के पास रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है, तो उस बेस पर इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होगा वो कहां की ओर होगा, पी टाइप मेटल की ओर। और पी टाइप मेटल में मेजॉरिटी चार्ज जो कैरियर कंसंट्रेशन जो है वहां पर अपन के पास जो है वो होल है, तो होल के साथ में कुछ रिमाइंड होने के बाद में यहाँ पर वापस जो इलेक्ट्रॉन की जो कैरियर कंसंट्रेशन होगी वो x के रेस्पेक्ट में क्या होगी, धीरे धीरे रिड्यूस होगी। और लास्ट में फाइनल जो इसकी कैरियर कंसंट्रेशन जो रहती है वो नॉर्मली इक्विलिब्रियम कंडीशंस के बेस पर अपन के पास जो कैरियर कंसंट्रेशन रहती है इलेक्ट्रॉन की वही रहती है। अब यहाँ पर अपन के पास क्या है, होल इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन की जो कैरियर कंसंट्रेशन जो है वो अपन के पास यहाँ ज्यादा है, और होल जो है वो उसकी कैरियर कंसंट्रेशन जो है वो इस पर्टिकुलर कंडीशंस में अपन के पास क्या रहेगी, कम रहती है। अब यहाँ पर अपन ने एज्यूम जो किया है वो क्या होता है कि नॉर्मल कंडीशंस में अपन ने जो डिप्रेशन लेवल में अपने रिकॉम्बिनेशन को जो है वो अपने क्या माना है, नेग्लिजिबल माना है। डिप्रेशन रीजन यानी कि किसी प्रकार का आपके पास रिकॉम्बिनेशन प्रोड्यूस नहीं होता है। बट ये आइडियल कंडीशंस में ऐसा नहीं होता है। आइडियल कंडीशंस में भी क्या है कि इनमें जो रिकॉम्बिनेशन जो होता है वो जो रहता है उसका अगर ग्राफ अगर ओरिजिनली ड्रॉ करें तो वो अपन के पास जो रहेगा वो कैसा रहेगा, नॉन लीनियर फॉर्म में रहता है। तो नॉन लीनियर फॉर्म में रहने पर मतलब इसका अगर ग्राफ अगर हम ड्रॉ करते हैं तो वो ग्राफ अपन के पास क्या आता है, इस बेस पर। तो ये वाला जो है वो अपन ने इसको क्यों इसको रिकॉम्बिनेशन को जीरो माना है, उसकी कंडीशन ये है कि अपन के पास एट पर्टिकुलर एक्स एन पर उसकी कैरियर कंसंट्रेशन अगर अपन फाइंड आउट करेंगे तो उसकी वैल्यू अपन इजीली फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो इस कारण क्या है कि यहाँ पर जो एक्सेस कैरियर कंसंट्रेशन जो एक्स एन पर है उसका एजम्पशन क्या है, अपन एक्स जीरो पर लेकर उसकी वैल्यू को क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे, जिसके कारण अपन के पास जो है वो डायोड करंट की वैल्यू को है वो अपन इजीली डेरिवेशन को क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब अगर अपन नॉर्मल कंडीशन में यहाँ देखें कि पी टाइप से अपन के पास क्या हो रहा है, होल जो हो रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तथा जिसके कारण ये वाली जो करंट होगी वो अपन के पास क्या होगी, ड्रिफ्ट करंट होगी। और मैग्नेटिक चार्ज जो कैरियर कंसंट्रेशन जो है वो होल वो क्या करेंगे, जैसे ही एन टाइप में होंगे तो यहाँ पर इसकी करंट की जो वैल्यू होगी वो अपने पास क्या आ जाएगी, डिफ्यूजन करंट होगी। तो टोटल करंट जो होगी वो डायोड में जो प्रोवाइड होगी वो क्या होगी, ड्रिफ्ट और प्लस डिफ्यूजन करंट का एडिशन अगर अपन करें तो डायोड की करंट की वैल्यू को अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी प्रकार जो एन टाइप जो मेटेरियल है यहाँ पर अपन के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, एन टाइप से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन से मूव करते हुए और वापस क्या करेंगे, पी टाइप में जैसे ही वो एंटर कर रहे हैं तो उसकी कैरियर कंसंट्रेशन जो होगी वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो जिसके कारण पी में एन की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, डिफ्यूजन करंट फ्लो होगी, और एन में जो इलेक्ट्रॉन की करंट फ्लो होगी वो किसके कारण होगी, ड्रिफ्ट करंट। अब यहाँ पर अपन जानते हैं कि ड्रिफ्ट जो करंट होती है उसके लिए अपन के पास इलेक्ट्रिकल फील्ड की नेसेसरी या नेसेसरी होना जरूरी है। अगर अपन के पास इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू अगर अपन के पास नहीं मालूम है तो उस बेस पर अपन उसकी वैल्यू को कैलकुलेटेड नहीं कर सकते हैं। अगर अपन इस पर्टिकुलर कंडीशन में अगर इसे ओपन सर्किट माने तो ओपन सर्किट मानने पर अपन के पास इससे जो ड्रिफ्ट करंट है उसकी इजीली वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि इलेक्ट्रिकल फील्ड अगर होगा तो ही अपन उसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, अदरवाइज उसकी वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर अपन के पास जो नेट जो करंट होगी वो नेट करंट अपन के पास क्या है, डिफ्यूजन करंट को अपन ले सकते हैं। तो नेट जो करंट होगी वो क्या होगी, IP और प्लस एन
यानी कि इलेक्ट्रॉन की करंट जो करंट फ्लो होगी उसका क्या होगा, एडिशन होगा। तो अब अपने पास टोटल जो करंट होगी I P2N, तो ये मेरे पास क्या होगा इक्वल टू I P N X प्लस का क्या हो जाएगा I N P X। ये दोनों करंट जो होगी वो अपने पास क्या होगी, डिफ्यूजन करंट। अब यहां पर अपने पास x n पर अगर अपन लें तो इसकी वैल्यू को अपन कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। यहां पर अगर इसकी वैल्यू को अगर अपन x इक्वल टू 0 पर लें, क्योंकि जो कंडीशन में यह रिकॉम्बिनेशन रेट जो है वो x n पर है, उसी की वैल्यू को अगर अपन यहां पर लें x इक्वल टू 0, तो इन दोनों की जो वैल्यू होगी वो अपन के पास क्या रहेंगे, इक्वल। ये अपन ने क्या माना है, रिकॉम्बिनेशन या एज्यूम किया है। तो एज्यूम अपन क्या करें, नो रिकॉम्बिनेशन of charge in depletion region। अब डिप्लेशन रीजन में अपन के पास किसी प्रकार का रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है, तो जो एक्सिस कैरियर xn पर है वो के वही कैरियर जो होंगे xs वो अपन के पास क्या होंगे, x इक्वल टू 0 पर होंगे। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में अपन के पास IP2N जो होगा, टोटल करंट जो होगी होल के कारण, तो इक्विवेलेंट जो करंट फ्लो होगी वो अपन के पास क्या होगी, P2N की तरह। कहां से होगी, P2N की डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी। तो इज इक्वल टू अपन के पास क्या होगा, IP नॉट प्लस का I N P, ये मेरे पास क्या हो गया, नॉट। ये अपन के पास इक्वेशन नंबर 1 है, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर क्या है, 2 है। अब अपन जानते हैं कि जो डिफ्यूजन जो करंट है वो डिफ्यूजन करंट के लिए अपन के पास क्या है, अगर होल है तो होल के लिए अपन के पास जो डिफ्यूजन करंट होगी उसको अगर अपन डिफाइन करें तो अपन के पास क्या होगा, यहाँ पर x इक्वल टू अपन के पास क्या है, 0 पर टोटल करंट जो होगी वो अपन के पास ये रहेगी। तो I P N X अगर होल डिफ्यूजन करंट है उसके लिए अपन के पास जो फॉर्मूला रहता था AQ dP माइनस का और अपॉन क्या रहता है LP, यानी कि डिफ्यूजन जो लेंथ होती है AQDP, और यहाँ मेरे पास क्या रहेगा, यानी कि कैरियर कंसंट्रेशन या ग्रेडियंट वेरिएंट होल कंसंट्रेशन ग्रेडियंट विद रेस्पेक्ट टू x। ये मेरे पास क्या हो गया कि अपन के पास जो होल जो करंट है, यानी कि होल के कारण जो डिफ्यूजन करंट जो फ्लो होती है वो अपन के पास ये है। अब यहाँ पर अपन के पास जो है टोटल अपन के पास जो एक्सेस कैरियर जो होंगे, मतलब होल कंसंट्रेशन की बेस पर अगर अपन इसको इंक्लूड करें तो अपन के पास टोटल जो होगा Px की जो वैल्यू होगी वो अपन के पास जो रहेगी वो अपन के पास क्या रहेगी, यानी कि यहाँ पर अगर इस कंडीशन को अपन देखें तो ये मेरे पास क्या है Pnx, यानी कि जो अपन के पास जो वैल्यू है, यानी कि n डायरेक्शन यानी n मैट्रिक्स के अंदर जो एक्सेस कैरियर जो कंसंट्रेशन जो होगी वो अपन के पास क्या रहेगी। तो इसकी वैल्यू अगर अपन देखें तो यहाँ मेरे पास क्या रहेगा, Pnx है, तो Pnx की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू अपन के पास क्या रहेगी, इज इक्वल टू Pn नॉट प्लस Pn नॉट डैश e की पावर माइनस x अपॉन क्या रहेगा, xlp। मतलब नॉर्मली जो थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन पर n टाइप मटेरियल में जो होल का कंसंट्रेशन होगा वो प्लस अपन के पास जो रहेगा वो क्या रहेगा, एक्सेस कैरियर कंसंट्रेशन का ग्राफ। तो इसकी वैल्यू को अपन ने क्या किया है, इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। अब ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को अगर मैं इस फॉर्मूले में पुट अप करूं फ्रॉम इक्वेशन नंबर क्या होगा 3 एंड इक्वेशन नंबर क्या होगा 4, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 यहाँ मेरे पास क्या होगा, IPnx इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस AQ dP d अपॉन dx इज इक्वल टू क्या रहेगा, Pn नॉट प्लस Pn नॉट डैश e की पावर माइनस x अपॉन LP। अब P नॉट Pn नॉट जो है वो मतलब क्या है कि n टाइप मटेरियल में नॉर्मली थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशंस में जो होल की कंसंट्रेशन है वो, अब होल की जो कंसंट्रेशन
जो है वो इसमें क्या रहेगी, कांस्टेंट है। तो पी एन नॉट इज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का जब भी अपन डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसकी वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी, जीरो। तो ए क्यू डी पी डी यहाँ पे पास क्या रहेगा, जीरो प्लस ये मेरे पास जो रहेगी वो क्या रहेगी, पी एन नॉट डैश ई की पावर माइनस एक्स एक्स का करेंगे तो यहाँ मेरे पास जो वैल्यू होगी वो क्या रहेगी, माइनस, और ऊपर जो वैल्यू है यहाँ मेरे पास ई की पावर माइनस एक्स अपॉन क्या रहेगा, एल पी, और डिवाइडेड बाय क्या होगा, एल पी। तो इक्वेशन अगर यहाँ पे देखें तो मेरे पास माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ये मेरे पास ए क्यू डी पी, यहाँ मेरे पास पी एन नॉट डैश ई की पावर माइनस एक्स अपॉन क्या रहेगा, एल पी, डिवाइडेड बाय जो रहेगा वो अपने पास क्या रहता है, एल पी। तो ये मेरे पास जो होगी वो क्या होगी, एक्सेस कैरियर कंसंट्रेशन के कारण होल जो होंगे उसके कारण टोटल अपने पास जो डिफ्यूजन जो करंट होगी वो डिफ्यूजन करंट की इक्वेशन। तो ये मेरे पास जो रहेगा वो एलपी की इक्वेशन को मैं क्या दे रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 5। तो सिमिलरली अपन के पास क्या होगा, जो पी टाइप जो सेंटीमीटर के मेटेरियल है उसमें भी अपन के पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के कारण भी डिफ्यूजन करंट फ्लो होगी। तो सिमिलरली इलेक्ट्रॉन करंट यहाँ मेरे पास क्या होगा, आई एन टी एक्स इजिकल टू मेरे पास क्या होगा, ए क्यू, यहाँ मेरे पास क्या होगा, डी एन, डिवाइडेड बाय क्या होगा, एल एन, यहाँ मेरे पास जो रहेगा वो क्या रहेगा, एन पी नॉट एक्सेस कैरियर में, और यहाँ माइनस एक्स अपॉन डिफ्यूजन जो लेंथ है वो अपन के पास क्या रहती है इलेक्ट्रॉन के लिए, एल एन। तो ये वाली जो मेरे पास इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन नंबर क्या होगी, इक्वेशन नंबर 6। अब जो अपन के पास इक्विवेलेंट जो करंट है, मतलब अपन के पास ये वाली वैल्यू, मतलब इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 5 एंड इक्वेशन नंबर अपन क्या करें 6 को अगर इंक्लूड करें फ्रॉम इक्वेशन 1, 5 एंड 6, तो टोटल मेरे पास करंट जो होगी वो क्या हो जाएगी, आई पी टू क्या होगा, एल इजिकल टू अपन के पास क्या है, ए क्यू डी पी अपॉन क्या रहेगा, एल पी, पी नॉट ई की पावर माइनस एक्स अपॉन क्या रहेगा, एल पी, प्लस ए क्यू डी एन अपॉन क्या है, एल एन, एन पी नॉट ई की पावर क्या रहेगा, माइनस एक्स अपॉन क्या रहेगा, एल। तो ये अपन के पास जो है वो टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी, अब टोटल जो वैल्यू है वो अपन के पास क्या है, ये। अब इस वैल्यू के बेस पर अगर अपन आगे देखें, यहां पर अपन के पास जो है वो पी एन पी नॉट डैश और एन पी नॉट जो है वो डैश, ये अपन के पास क्या है, सी, ये अपन के पास जो है वो एन टाइप में जो अपन के पास जो है वो एक्सेस कैरियर कंसंट्रेशन होगा, और ये वाली जो वैल्यू है वो एन टाइप में अपन के पास क्या हो, पी टाइप मेटेरियल में इलेक्ट्रॉन का जो है वो एक्सेस कैरियर कंसंट्रेशन है। तो एक्सेस कैरियर कंसंट्रेशन अगर अपन होल के लिए देखें तो पी डैश एन नॉट इजिकल टू जो होगा वो अपन के पास इक्वल जो वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी, यानी कि टोटल कैरियर जो कंसंट्रेशन होगा माइनस का क्या होगा, नॉर्मली अपन पे जो इक्विलिब्रियम कंडीशंस के अंतर्गत अपन के पास टोटल जो कैरियर कंसंट्रेशन है वो। अब यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि इसकी टोटल जो कैरियर कंसंट्रेशन है वो अपन के पास क्या है, पी एन नॉट, मतलब x इक्वल टू अगर 0 पर अगर अपन वैल्यू देखें तो उस वैल्यू पर अपन के पास टोटल कैरियर कंसंट्रेशन जो होगी वो अपन के पास क्या रहेगी, ये। अब ये अपन जो वैल्यू ले रहे हैं वो अपन के पास जो वैल्यू है वो अपन क्या ले रहे हैं, x एट x इक्वल टू क्या है, 0 पर। तो टोटल एक्सेस कैरियर कंसंट्रेशन ये अपन के पास जो होगी वो x इक्वल टू 0 पर अपन के पास टोटल कैरियर कंसंट्रेशन होगी, और n नॉट जो है वो अपन के पास क्या होगी, एट थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशंस में क्या होगी, n टाइप मटेरियल में होल की कंसंट्रेशन। अब ये इसको अगर अपन डिफाइन करें तो ये क्या होगी, एक्सेस कैरियर कंसंट्रेशन, और ये मेरे पास जो होगा इस वैल्यू को अगर अपन डिफाइन करें तो ये क्या होगी, टोटल कैरियर कंसंट्रेशन
ऑफ ऑल, और ये मेरे पास जो होगा वो क्या होगी, थर्मल इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ऑल। तो ये अपन के पास जो वैल्यू है उसकी वैल्यू क्या है। अब अपन जानते हैं कि बाय लॉ ऑफ जंक्शन, बाय द लॉ ऑफ जंक्शन या बाय द जंक्शन लॉ, अगर देखें ये आपको याद रखना है कि बाय दी, इसका प्रूफ जो है वो मैं बाद में करवाऊंगा। बाय दी जंक्शन लो तो क्या होगा, P टोटल कैरिंग कंसंट्रेशन जो होगी वो अपन के पास क्या होगी, P n नॉट इज इक्वल टू अपन के पास क्या होगी, P n नॉट e की पावर V अपॉन क्या होता है, Vt। इसी प्रकार अगर अपन n के लिए लेंगे तो n के लिए अपन के पास क्या होगा, np नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, np नॉट e की पावर v अपॉन क्या होगा, vt। अब जैसे अपन ने इक्वेशन जो फाइंड आउट की है ये होल के लिए, तो सिमिलरली अपन के पास जो होगा वो इलेक्ट्रॉन के लिए भी क्या होगा, np नॉट डैश इज इक्वल टू क्या होगा, np एट इज इक्वल टू 0 माइनस क्या होगा, np नॉट। अब ये अपन के पास जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन की वैल्यू अपन ले रहे हैं, इक्वेशन नंबर ये अपने पास क्या होगा 7, ये मेरे पास जो होगा इक्वेशन नंबर क्या होगा 8, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 9, 10 और ये अपने पास क्या है 11। अब इन सारी वैल्यू को जो है वो मैं इक्वेशन नंबर क्या कर रहा हूँ 7 में पुट अप कर रहा हूँ। तो मेरे पास टोटल आई P2 क्या होगा n इज इक्वल टू क्या होगा AQ, यहाँ मेरे पास Vp अपॉन क्या होगा LP। इस वैल्यू को जो मैं डिफाइन कर रहा हूँ तो यहाँ पर जो वैल्यू मेरे पास दे रखी है वो क्या है n नॉट माइनस का क्या होगा P n नॉट और प्लस e की पावर माइनस x अपॉन क्या है LP प्लस क्या होगा AQ dn अपॉन क्या है ln। यहाँ मेरे पास np नॉट की जो वैल्यू है वो मेरे पास क्या आई np नॉट माइनस का क्या होगा np नॉट एट इज इक्वल टू 0 पर उसकी कंसंट्रेशन जो है यानी कि टोटल जो कंसंट्रेशन इज इक्वल टू के पास क्या रहेगा e की पावर माइनस x अपॉन क्या रहेगा ln। अब ये जो इक्वेशन आई है, अब इस इक्वेशन में अगर अपन इसकी वैल्यू को पुट अप करें, मतलब एट पर्टिकुलर कंडीशन में टोटल जो कैरियर कंसंट्रेशन को अगर अपन डिफाइन करें तो P नॉट की वैल्यू अगर अपन के पास ये है फ्रॉम इक्वेशन 9 एंड इक्वेशन क्या होगा 10, तो टोटल अपन के पास जो करंट होगी P2n इज इक्वल टू क्या होगा AQ dP अपॉन LP। इसकी वैल्यू जो रहेगी वो अपन के पास क्या रहेगी Pn नॉट e की पावर v अपॉन क्या रहेगा Vt माइनस Pn नॉट e की पावर माइनस x अपॉन क्या रहेगा Lp प्लस AQ dn अपॉन ln। यहाँ मेरे पास जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी n P नॉट e की पावर v अपॉन क्या रहेगा P माइनस n P नॉट e की पावर क्या रहेगा माइनस l अपॉन x अपॉन क्या होगा l। अब इन वैल्यू को अगर अपन सिंप्लीफाई करें तो ये मेरे पास क्या होगा AQ अपॉन क्या रहेगा dP अपॉन LP। इसमें से अपन के पास जो वैल्यू आएगी कॉमन वो क्या रहेगी Pn नॉट e की पावर क्या रहेगा v अपॉन Vt माइनस का क्या रहेगा 1 e की पावर माइनस x अपॉन क्या रहेगा LP प्लस AQ dn अपॉन क्या रहेगा ln। यहाँ पर अपन के पास जो रहेगा np नॉट e की पावर v अपॉन क्या रहेगा Vt माइनस का क्या होगा पर e की पावर क्या रहेगा माइनस x अपॉन ln। सॉरी, इफ ये अपन के पास जो वैल्यू है, ये अपन के पास जो टोटल वैल्यू आई है वो अपन के पास क्या है कि टोटल अपन के पास P2n जो करंट फ्लो होगी उसकी इक्वेशन आ गई। इफ अगर अपन जानते हैं कि यहाँ पर जो एक्सेस कैरियर कंसंट्रेशन है और यहाँ पर एक्सेस कैरियर कंसंट्रेशन जो xn का है n डायरेक्शन में और डिफरेंशियल जो विड्थ है x t डायरेक्शन जो दे रखी है वो माइनस x की है। अगर इस विड्थ के अंतर्गत अगर अपन के पास किसी भी प्रकार का कोई डिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है तो x 0 पर अगर अपन पुट अप करें तो टोटल अपन के पास जो करंट की इक्वेशन आएगी वो अपन के पास क्या आएगी एट x अगर अपन 0 0 करें तो मेरे पास क्या होगा IP2n इज इक्वल टू क्या होगा AQ dP
अपॉन क्या रहेगा एल पी। यहाँ मेरे पास जो रहेगा एन नॉट पी एन नॉट रहेगा, यहाँ मेरे पास जो रहेगा ई की पावर बी अपॉन क्या रहेगा टी माइनस का क्या हो जाएगा 1। अब ये वैल्यू जो होगी, इस वैल्यू की वैल्यू जो होगी ई की पावर अगर अपन जीरो रखें तो ई की पावर जो जीरो होती है उसकी वैल्यू हमेशा क्या रहती है 1 प्लस का क्या हो जाएगा ए क्यू डी एन अपॉन क्या रहेगा एल एन, यहाँ मेरे पास क्या रहेगा एन पी नॉट ई की पावर बी अपॉन क्या रहेगा वी टी माइनस का 1। ये वैल्यू जो होगी वो अपन के पास क्या रह जाएगी 1। तो मीन्स अगर मैं ये देखूं ई की पावर माइनस क्या होगा 0 अपन क्या होगा एल पी बराबर ई की पावर माइनस 0 अपन क्या रहेगा एल एन इज इक्वल टू क्या होगा 1। तो इस इक्वेशन को अगर अपन सिंप्लीफाइड करें तो टोटल वैल्यू जो होगी वो अपने पास क्या आ जाएगी ए क्यू डी पी अपॉन एल पी पी एन नॉट प्लस ए क्यू डी एन अपॉन एल एन एन पी नॉट। तो ई की पावर v अपॉन वी टी माइनस का क्या हो जाएगा 1। तो ये अपन के पास क्या हो जाएगी डायोड की करंट आ जाएगी। इस इक्वेशन को अपन क्या कहते हैं सौपले की इक्वेशन भी बोला जाता है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को अगर सिंप्लीफाइड करूं मतलब इसको अगर एज्यूम करें तो ये अपन के पास क्या होगा, इसको रिप्रेजेंट करते हैं आई नॉट से। तो टोटल जो करंट होगी आई पी टू एन या टोटल डायोड जो करंट होगी वो आई नॉट इजिकल टू अपन के पास क्या होगा ई वी टी माइनस का क्या होगा 1। अब इस आई को जो बोला जाता है वो क्या बोला जाता है रिवर्स सैचुरेशन करंट ऑफ डायोड। ये अगर कंडीशन अगर अपन देखें तो ये अपन के पास क्या है आइडियल कंडीशन रहती है। अब आइडियल कंडीशन के अंतर्गत अपन के पास टोटल जो डायोड करंट आएगी वो टोटल डायोड करंट जो रहेगी वो आई नॉट ई की पावर वी टी अपॉन क्या रहता है वी टी वी अपॉन वी टी माइनस का क्या रहता है 1। अब इस कंडीशन में अगर प्रैक्टिकली अगर ये कंडीशन देखें तो प्रैक्टिकली कंडीशन ये क्या रहती है चेंजेबल रहती है। तो प्रैक्टिकली जो कंडीशन में अगर अपन डायोड की करंट की इक्वेशन देखें तो उसके अंतर्गत अपन के पास एक कांस्टेंट और जुड़ता है वो क्या रहता है आई डायोड करंट ले रहा हूं मैं डायरेक्ट और आई नॉट इजिकल टू क्या रहता है ई की पावर वी अपॉन क्या रहता है एन वी टी थीटा वी टी माइनस में क्या होता है 1। अब नीटा जो होता है वो अपन के पास क्या होता है आइडेंटिटी कांस्टेंट होता है, आइडेंटिटी कांस्टेंट। अगर अपन के पास फॉर जर्मेनियम के लिए थीटा की जो वैल्यू होती है वो 1 और सिलिकॉन अगर डायोड है तो उसके लिए इसकी वैल्यू जो होती है वो अपन के पास क्या रहती है 2 रहती है। तो ये अपन के पास क्या हो गया टोटल अपन के पास आइडियली जो डायोड की जो करंट है वो आइडियली डायोड की करंट अपन के पास क्या है ये रहती है। अब अगर सॉरी प्रैक्टिकली जो डायोड की करंट कंडीशन है करंट की वो अपन के पास इक्वेशन ये रहेगी और आइडियली जो करंट की इक्वेशन है वो अपन के पास ये रहेगी। अगर आप कोई कहता है कि मैं इस करंट को अगर होल वाली करंट के अंतर्गत इसकी वैल्यू को अगर एज्यूम करके लिखें तो उस कंडीशन में जैसे यहाँ पर इस कंडीशन में अगर ये नीटा की वैल्यू अगर ऐड करके लिखता है तो उस समय वो इक्वेशन जो होगी वो वैलिड नहीं रहती है। बट प्रैक्टिकली कंडीशन में अपन ये मानते हैं और आइडियल कंडीशन जो अपन के पास जो इक्वेशन रहती है वो अपन के पास क्या रहेगी ये। अब डायोड जो है डायोड की इक्वेशन अपन के पास जो ये आई है इस कंडीशन के बेस पर अगर अपन इसकी बीआई कैरेक्टरिस्टिक के बारे में देखें तो पहले मैं इसको मिटा देता हूं फिर अपन यहीं से स्टार्ट करेंगे। यहां पर देखते हैं इन दी फॉरवर्ड बायस अब फॉरवर्ड बायस के अंदर अगर अपन देखें तो V मतलब क्या होगा पॉजिटिव वोल्टेज अपन इंक्लूड करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू इंक्लूड करेंगे तो अपन के पास क्या होगा E की पावर V अपॉन क्या होगा VT एज ए टेम्परेचर डिपेंडेंट वोल्टेज होता है इसकी वैल्यू जो रहती है वो हमेशा क्या रहती है कांस्टेंट। बट
v जो है इसकी वैल्यू अगर अपन पॉजिटिव रखें, मतलब 0 1 2 3 4, जैसे जैसे अपन वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे तो इसकी वैल्यू जो होगी वो हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन क्या होगी 1, क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। तो अब इसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है तो टोटल आइडियल जो करंट होगी वो अपन के पास क्या होगी, इज इक्वल टू क्या होगा, आई नॉट ई की पावर क्या होगा, बी अपॉन बी टी। मतलब फॉरवर्ड बायस में जो होगा वो डायोड जो होगा वो क्या होगा, एक्सपोनेंशियली फॉर्म में क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। अब अगर इसकी वी आई कैरेक्टरिस्टिक अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या होगा, ये करंट जो होगी वो अपन के पास आई है और ये अपन के पास क्या है, वोल्टेज है। एस ओरिजिन पॉइंट पर अगर ई की वैल्यू अगर अपन 0 रखें, क्या रखें, ई की वैल्यू अगर अपन 0 रखें या वोल्टेज अपन के पास 0 है तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में अपन के पास टोटल जो करंट होगी वो अपन के पास क्या रहेगी, 0। अब जैसे जैसे अपन इसकी वैल्यू को अगर इंक्रीज करते जाते हैं तो उस समय अपन के पास क्या होगा, धीरे धीरे इसकी वैल्यू जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या होगी, क्योंकि रिवर्स सैचुरेशन जो करंट होगी उस समय क्या होगी, 0 होगी। तो पर्टिकुलर टोटल जो वैल्यू होगी वो डायोड करंट की वैल्यू जो होगी अपन के पास क्या आएगी, 0। तो अब जैसे जैसे एक्सपोनेंशियल वोल्टेज की वैल्यू अगर अपन इंक्रीज करते जाएंगे तो उसी लीनियर फॉर्म में क्या, लीनियर क्या एक्सपोनेंशियल टर्म्स में क्या होगी, करंट भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो अगर अपन इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो वो ग्राफ जो अपन के पास होगा वो कैसा आएगा, इस फॉर्म में, क्या होगा, इस फॉर्म में। अब अगर जो अपन के पास वोल्टेज जो दे रखा है ये वाला, अब इस इक्वेशन में अगर वोल्टेज की वैल्यू अगर अपन नेगेटिव रखें, क्या रखें, वोल्टेज की वैल्यू अगर नेगेटिव रखें तो जब अपन इस वोल्टेज की वैल्यू अगर अपन नेगेटिव रखते जाएंगे तो इनिशियली क्या होगा, धीरे 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 वोल्टेज जो होगा वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। अब जैसे ही उसका वैल्यू जो है वो डिक्रीज होगा तो उसके पर्टिकुलर टाइम पर वो एक कांस्टेंट वैल्यू के रूप में क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंटेड हो जाता है। इफ इन रिवर्स बायस, रिवर्स बायस में अगर आप देखें तो मतलब क्या होगा, v की जो वैल्यू है वो अपने पास नेगेटिव है, तो नेगेटिव वैल्यू अगर हम चाहे कुछ भी रखें, -1 रखें, -2 रखें, -3 रखें, -4 रखेंगे तो ये एक्सपोनेंशियल टर्म्स में क्या होगा, धीरे धीरे डिक्रीज होता जाएगा। तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू होगी वो अपने पास क्या होगी, 1 से कम होती जाएगी। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में अगर अपन यहाँ पर इसकी वैल्यू को पुट अप करें तो वहां मेरे पास जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, आई डायोड इज इक्वल टू क्या होगा, आई नॉट, यहाँ मेरे पास 0 मतलब लेस देन 0 लें और माइनस का ले लें 1, तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, आई नॉट। बट ये करंट जो है वो अपन हमेशा क्या लेते हैं, अप्रोक्सीमेशन के रूप में लेते हैं, मतलब उसकी वैल्यू एकदम नेगेटिव टर्म्स में नहीं होती है। मतलब जो अपन के पास ग्राफ होगा वो धीरे धीरे क्या होगा, नेगेटिव टर्म्स में जाएगा और उसके बाद उसकी वैल्यू जो रहती है वो हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट है। तो अगर इसका ग्राफ अगर ड्रॉ करें तो यहाँ पर अपन के पास क्या रहेगा, धीरे धीरे जो है वो ग्राफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में डिक्रीज होता जाएगा और उसके पर्टिकुलर कंडीशन के बेस पर उनके पास जो होगा वो क्या होगा, ये एक कांस्टेंट करंट के रूप में क्या होगा, फ्लो। तो ये जो करंट रहेगी ये करंट अपने पास क्या रहेगी, आई नॉट, जिसे अपन क्या कहते हैं, रिवर्स सैचुरेशन करंट कहते हैं। अब ये जो अपन के पास जो कैरेक्टरिस्टिक आई है, ये कैरेक्टरिस्टिक जो रहती है वो उनके पास क्या रहती है, वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डायोड इन द फॉरवर्ड बायस एंड इन द क्या होता है, रिवर्स बायस। तो रिवर्स बायस में उनके पास जो करंट रहेगी वो क्या रहेगी, मिनिमम सैचुरेशन करंट रहती है जिसे अपन आई नॉट से डिफाइन करते हैं। बट इन द फॉरवर्ड बायस के अंदर में जो उनके पास करंट है वो क्या रहती है, एक्सपोनेंशियल टर्म्स के रूप में क्या रहती है, इंक्रीज होती जाती है। अब हम इस एक्सपोनेंशियल जो है यानी कि रिवर्स सैचुरेशन जो करंट है ये किन किन चीजों पर डिपेंड करती है इसके बारे में अपन डिस्कस करें। यानी कि रिवर्स सैचुरेशन जो करंट होगी वो किन किन चीजों पर डिपेंड करेगी तथा ये जिन जिन चीजों पर डिपेंड करती है तो उसके बेस पर अपन के पास फॉरवर्ड और रिवर्स जो बायस करंट होगी तो उसमें क्या इफेक्ट पड़ता है इसके बारे में अपन देखते हैं। तो अपन ने यहाँ पर देखा कि टोटल रिवर्स सैचुरेशन जो करंट है इसको अपन ने जो डिफाइन किया है वो किससे किया है, आई नॉट जो है वो अपन ने डिफाइन किया है, ये आई नॉट इज इक्वल टू जो है वो क्या है, ए क्यू डी पी अपन क्या रहता है एल पी, मतलब डिफ्यूजन लेंथ, ये डिफ्यूजन कांस्टेंट हो जाएगा फॉर द होल
और यहाँ पर आपके पास कैरियर कंसंट्रेशन जो होती है वो क्या है, टोटल कैरियर कंसंट्रेशन ऑफ होल्स प्लस एरिया चार्ज डिफ्यूजन कांस्टेंट जो होगा वो इलेक्ट्रॉन के लिए, डिफ्यूजन लेंथ जो होगी वो n इलेक्ट्रॉन के लिए, और टोटल जो है कैरियर कंसंट्रेशन ऑफ होल इलेक्ट्रॉन के लिए जो है वो अपन के पास ये है। अब अपन जानते हैं कि डिफ्यूजन जो लेंथ होती है, डिफ्यूजन जो लेंथ होती है वो क्या होती है, रूट डिफ्यूजन कांस्टेंट, डिफ्यूजन जो कांस्टेंट होगा होल का, और 2 ऑफ होल, यानी कि उसके मीन टाइप जो है होल का वो। इसी प्रकार सिमिलरिटी अपन के पास जो डिफ्यूजन लेंथ जो होगी वो इलेक्ट्रॉन के लिए इज इक्वल टू d एंड टो जो होगा वो अपन के पास क्या है n। अब इन दोनों की वैल्यू अगर अपन इस फॉर्मूले में अगर पुट करें तो अपन के पास टोटल I नॉट जो होगा वो अपन के पास क्या आ जाएगा, a q dp डिवाइडेड बाय जो होगा वो क्या होगा dp तो p, और ये मेरे पास क्या होगा कंसंट्रेशन ऑफ होल इन n टाइम प्लस a q डिफ्यूजन कांस्टेंट अपॉन क्या होगा डिफ्यूजन लेंथ, डिफ्यूजन लेंथ जो इलेक्ट्रॉन के लिए है वो क्या है dn तो n, यहाँ मेरे पास जो रहेगा वो क्या रहेगा p नॉट रहेगा। अब इस कंडीशन को अगर हम इम्प्रूव करें तो ये मेरे पास क्या होगा रूट डिफ्यूजन कांस्टेंट ऑफ होल डिवाइडेड बाय क्या होगा तो p, यहाँ मेरे पास क्या रहेगा p नॉट प्लस यहाँ मेरे पास a q d n डिवाइडेड बाय जो रहेगा वो क्या रहेगा तो n, ये मेरे पास क्या रहेगा कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ मेरे पास जो है वो I नॉट की जो वैल्यू है वो मेरे पास क्या आ गई। अब टोटल जो कैरियर कंसंट्रेशन जो होता है इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में अपन देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है यानी कि टोटल कैरियर कंसंट्रेशन ऑफ होल इन द एन टाइप मटेरियल, तो एन टाइप मटेरियल में अपन के पास अगर इसकी वैल्यू को अगर अपन को फाइंड आउट करना हो तो अपन जानते हैं कि बाय द मास एक्शन लॉ, बाय मास एक्शन लॉ के अंतर्गत अपन के पास जो वैल्यू होगी वो क्या होगी Pn नॉट इज इक्वल टू क्या होगा कैरियर कंसंट्रेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस कैरियर कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय जो होगा वो अपन के पास क्या होगा डोनर, और n यानी कि p टाइप जो मेटेरियल है उसमें अपन के पास टोटल जो कैरियर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उसके लिए अपन के पास क्या होगा कैरियर कंसंट्रेशन इंस्टेंटेनियस कैरियर कंसंट्रेशन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या होगा एक्सेप्टर एटम। अब इन दोनों की वैल्यू को अगर मैं अब जो इक्वेशन है उसमें अगर पुट अप कर दें तो टोटल रिवर्स सैचुरेशन जो करंट होगी वो अपन के पास क्या आ जाएगी I नॉट इज इक्वल टू अपन के पास क्या रहेगा AQ dP डिवाइडेड बाय क्या रहेगा तो P n I का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या रहेगा n नॉर्मल प्लस AQ रूट dn अपॉन क्या रहेगा तो n इंस्टेंटेनियस कैरियर कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय क्या रहेगा एक्सेप्टर। तो ये अपन के पास क्या आया टोटल कैरियर कंसंट्रेशन ऑफ टोटल रिवर्स सैचुरेशन करंट ऑफ क्या हो जाएगा डायोड। अब यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि रिवर्स सैचुरेशन जो करंट है वो इंस्टेंटेनियस कैरियर कंसंट्रेशन पर क्या कर रही है डिपेंड कर रही है। अब इंस्टेंटेनियस कैरियर कंसंट्रेशन पर अगर डिपेंड कर रही है तो उसकी वैल्यू जो होगी वो क्या होगी एनर्जी बैंड गैप पर भी डिपेंड करेगी, और साथ ही साथ क्या होगा उसकी वैल्यू जो होगी वो हमेशा किस पे डिपेंड करेगी टेम्परेचर पर भी। तो इस पर्टिकुलर कंडीशंस के बेस पर अगर अपन यहाँ देखें, सॉरी आपको ये इक्वेशन नहीं दिखाई दे रही है तो एक मिनट वापस उसको रिपीट कर देता हूँ। यहाँ मेरे पास I नॉट इज इक्वल टू क्या रहेगा AQ dP डिवाइडेड बाय क्या होगा टो P ni स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या होता है nd प्लस AQ dn अपॉन क्या होगा टो n मीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या होगा n। तो ये अपन के पास क्या है टोटल रिवर्स सैचुरेशन करंट। अब यहाँ से अगर अपन फॉर्मूले से देख रहे हैं कि टोटल रिवर्स सैचुरेशन जो करंट है वो क्या कर रही है कैरियर कंसंट्रेशन के डिपेंड कर रही है, मतलब I नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है कैरियर कंसंट्रेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस कैरियर कंसंट्रेशन। अब Na जो होता है इसका जो फॉर्मूला होता है वो उनके पास क्या होता है इज इक्वल टू A नॉट T
ए नॉट टी क्यूब ई की पावर माइनस ई जी डिवाइडेड बाय जो होता है वो क्या होता है के टी। अब इंस्टेंटिक जो कैरियर कंसंट्रेशन है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, एनर्जी बैंड पे डिपेंड कर रहा है। दूसरा ये वैल्यू जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर पर भी डिपेंड कर रही है। अब अगर अपन एनर्जी बैंड गैप के बेस पर देखें, किस पे देखें, एनर्जी बैंड गैप पर, यानी कि जो अपन ने पी टाइप और एन टाइप जो सेमीकंडक्टर मटेरियल लिए हैं, तो पी टाइप और एन टाइप जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है उसके एनर्जी बैंड गैप के बेस पर अगर रिवर्स सैचुरेशन करंट को अगर अपन कैलकुलेट करना चाहें तो क्या होगा, अगर अपन एनर्जी बैंड गैप अगर इंक्रीज करते हैं तो इंक्रीज अगर एनर्जी बैंड गैप करेंगे तो नंबर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर जो होंगे उनकी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो एनर्जी गैप अगर इंक्रीज हो गया तो अपन के पास क्या होगा, कैरियर कंसंट्रेशन जो होगी उसकी वैल्यू अपन के पास क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। उसी के साथ अपन के पास क्या होगा, रिवर्स सैचुरेशन जो करंट है अगर ये वैल्यू अगर डिक्रीज हो रही है तो रिवर्स सैचुरेशन जो करंट होगी उसकी वैल्यू भी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। और अगर रिवर्स सैचुरेशन करंट अगर डिक्रीज हो रही है तो मेनली क्या होगा, डायोड करंट जो होगा वो भी ऑलमोस्ट क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो डायोड जो करंट होगा वो भी अपन के पास क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब पर्टिकुलर अगर अपन इसके लिए अगर ग्राफ देखें फॉर द सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए, तो सिलिकॉन के लिए जो अपन के पास एनर्जी बैंड गैप जो होता है वो अपन के पास ज्यादा रहता है, और दूसरा अपन के पास जो जर्मेनियम होता है उसके लिए अपन के पास जो एनर्जी बैंड गैप जो होता है वो अपन के पास क्या रहता है, कम रहता है। तो अब यहाँ पर ये ध्यान रखना, सिलिकॉन के लिए अपन के पास जर्मेनियम जो बैंड है वो अपन के पास क्या है, ज्यादा है। तो रिवर्स सैचुरेशन जो करंट होगी वो क्या होगी, मिनिमम होगी। अब एनर्जी बैंड गैप जो है वो जर्मेनियम के लिए क्या है, थोड़ा सा कम है, मतलब कंपैरिजन टू अगर सिलिकॉन ले तो इसमें क्या होगा, आई नॉट जो होगी उसकी वैल्यू जो होगी वो अपन के पास क्या रहेगी, ज्यादा रहती है। तो इस बेस पर अगर अपन यहाँ पर देखें रिवर्स सैचुरेशन करंट, यहाँ पर अपन के पास क्या है कि सिलिकॉन जो होता है, सिलिकॉन एटम के लिए अपन के पास एनर्जी बैंड गैप जो है उसकी वैल्यू जो है वो अपन के पास क्या है, ज्यादा, मतलब 1 पॉइंट समथिंग रहता है, 1.1 तक अगर रहते हैं, 1.21 है। तो उस बेस पर अपन के पास जो ये वैल्यू है, मतलब एनर्जी बैंड गैप जो है वो ज्यादा रहता है, तो इसके कारण उसमें रिवर्स सैचुरेशन जो करंट होगी उसकी वैल्यू जो होगी वो अपन के पास क्या रहेगी, कम रहती है। तो इसका जो ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो अपन के पास क्या होगा, ये वाला, तो ये अगर अपन देखें तो ये मेरे पास क्या रहेगा, सिलिकॉन के लिए। नेक्स्ट अगर जर्मेनियम के लिए अगर अपन कंपैरिजन करें तो जर्मेनियम में मेरे पास जो रहता है वो क्या रहता है, 0.78 समथिंग रहता है इसका एनर्जी बैंड गैप। तो एनर्जी बैंड गैप अगर कम है तो उस बेस पर अपन के पास रिवर्स सैचुरेशन जो करंट होगी वो क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। तो रिवर्स सैचुरेशन करंट अगर अपन के पास ज्यादा है तो उसके लिए अपन अगर ग्राफ ड्रॉ करें तो वो वैल्यू अपन के पास क्या रह जाएगी, ये। तो ये वाली जो वैल्यू होगी वो मेरे पास क्या रहेगा, सिलिकॉन के लिए, और ये वाली मेरे पास जो रहेगी वो क्या रहेगी, जर्मेनियम के लिए। तो इस कारण क्या होता है, ऑलमोस्ट जितने भी अपन के पास एनालॉग जो इक्विपमेंट्स जो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें जो है वो ज्यादातर सिलिकॉन जो डिवाइस है उसको प्रेफर इसलिए किया जाता है क्योंकि सिलिकॉन जो होता है उसके लिए जो अपन के पास रिवर्स सैचुरेशन जो करंट है, मतलब उस स्विच को अगर स्विच की तरफ अगर यूज में ले रहे हैं तो सिलिकॉन के लिए अपन के पास जो आई जो नॉट है उसकी वैल्यू जो होती है वो नैनो एम्पियर में होती है। बट नॉर्मली जो जर्मेनियम सेमीकंडक्टर जो डायोड्स होते हैं उसके अंतर्गत अपन के पास जो रिवर्स सैचुरेशन जो करंट होती है वो अपन के पास क्या होती है, माइक्रो एम्पियर होती है। तो इसलिए क्या होता है कि इसमें एरर जो होते हैं वो क्रिएट होने के चांस ज्यादा रहते हैं। इसलिए अपन ऑलमोस्ट जितनी भी एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज है उसमें ज्यादातर जो है वो अपन किसका यूज लेते हैं, सिलिकॉन का लेते हैं। किसका लेते हैं, सिलिकॉन का। अब यहाँ पर अगर अपन देखें तो रिवर्स सैचुरेशन जो करंट है वो वैल्यू जो है वो वोल्टेज पे डिपेंड नहीं कर रही है। इस पर्टिकुलर कंडीशन में अपन देख रहे हैं तो ए एरिया है और दूसरा उनके पास क्या है, ये चार्ज है, डिफ्यूजन लेंथ है, डिफ्यूजन कांस्टेंट है, इंटेंसिटी कैरियर कंसंट्रेशन है, ये वोल्टेज पर डिपेंड नहीं कर रही है। तो इस बेस पर हम क्या सकते हैं कि आई नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज इज इक्वल टू क्या होता है, 0। मतलब ये किसी भी प्रकार से वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करती है। अब अगर अपन इसके टेम्परेचर के बेस पर अगर अपन देखें तो टेम्परेचर के बेस पर अगर अपन इसको कैलकुलेट करें
तो टेम्परेचर के बेस पर अपन के पास क्या हुआ कि आई नॉट जो है वो डायरेक्टली क्या कर रही है, टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है। तो मतलब एन आई जो है वो अपन के पास डिपेंडेंट है, इस बेस पर आई जो होगा वो आई नॉट जो होता है वो क्या होता है, टेम्परेचर जो होता है उस टेम्परेचर पे क्या होता है, डिपेंडेंट होती है। मीन्स अगर हम टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ कैरियर कंसंट्रेशन जो होगी वो इंक्रीज होगी, और नंबर ऑफ कैरियर कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज हुए तो अपन के पास रिवर्स सैचुरेशन जो करंट होगी वो अपन के पास क्या हो जाएगी, इंक्रीजेबल हो जाएगी। तो इस बेस पर अगर अपन ग्राफ ड्रॉ करें तो मतलब क्या होगा कि अगर अपन टेम्परेचर अगर इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, नंबर ऑफ कैरियर कंसंट्रेशन जो होगा वो अपन के पास क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये वाला अगर अपन इफेक्ट देख रहे हैं तो वो किसके बेस पर होगा, एनर्जी बैंड गैप के बेस पर। दूसरा अपन के पास जो है वो क्या होगा, टेम्परेचर इफेक्ट। अगर अपन टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो कैरियर कंसंट्रेशन भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और कैरियर कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज हो रही है तो आई नॉट भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और आई नॉट अगर ऑलमोस्ट अगर इंक्रीज हो रही है तो ऑलमोस्ट अपन के पास क्या होगा, जो फॉरवर्ड डायोड करंट है वो भी अपन के पास क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब पर्टिकुलर अगर अपन टेम्परेचर के बेस पर देख रहे हैं तो उस समय अपन के पास जो ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन जो है वो क्या है कि आई नॉट इज नॉट इक्वल टू क्या होगा, जीरो। मतलब रिवर्स सैचुरेशन जो करंट है उसकी वैल्यू जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है, मतलब उसकी टेम्परेचर पर डिपेंड होने के कारण आई नॉट में वेरिएशन क्या होगा, चेंजेबल होगा। और आई नॉट में अगर वेरिएशन चेंजेबल हो रहा है तो उसी के साथ अपन के पास क्या होगा, फॉरवर्ड जो डायोड करंट है उसकी वैल्यू में भी अपन के पास क्या होगा, चेंजेबल होगा। अब पर्टिकुलर अपन यहाँ पर देखें कि नॉर्मली मैंने एक ग्राफ लिया है। अब पर्टिकुलर मैंने टेम्परेचर जो है वो T1 रखा है, तो T1 पर उस डायोड के लिए अपन के पास रिवर्स सैचुरेशन जो करंट है वो अपन के पास क्या है, आई नॉट 1 ले रहे हैं। एट टेम्परेचर जो होगा वो क्या होगा, T1। अब जैसे जैसे मैं टेम्परेचर की वैल्यू को इंक्रीज कर रहा हूँ तो रिवर्स सैचुरेशन जो करंट होगी वो अपन के पास क्या होगी, इंक्रीजेबल होती जाएगी। तो ये मेरे पास क्या होगा, आई नॉट 2, ये मेरे पास टेम्परेचर जो होगा वो क्या होगा, T2। और सिमिलरली अपन के पास जो है वो टेम्परेचर अगर अपन इंक्रीज कर रहे हैं तो यहाँ पर अपन के पास डायोड करंट जो होगी वो अपन के पास आई नॉट 3 इज इक्वल टू टेम्परेचर क्या होगा, T3। तो मीन्स क्या हुआ कि अपन टेम्परेचर की वैल्यू मतलब T3 ग्रेटर देन T2 है, ग्रेटर देन क्या है, T1। तो इसी फॉर्म में अपन के पास जो होगा वो रिवर्स सैचुरेशन जो करंट होगी वो भी अपन के पास क्या होगी, इंक्रीजेबल होती जाएगी। यानी आई नॉट 3 ग्रेटर देन क्या होगा, आई नॉट 2 ग्रेटर देन क्या होगा, आई नॉट 1। मतलब रिवर्स सैचुरेशन जो करंट होगी वो अपन के पास क्या होगी, अगर टेम्परेचर को अगर अपन इंक्रीज कर रहे हैं तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने के साथ साथ क्या होगा, रिवर्स सैचुरेशन जो करंट है वो भी अपन के पास क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। अब देखते हैं कि अपन के पास जो है वो पर्टिकुलर किस टेम्परेचर पर रिवर्स सैचुरेशन जो करंट है उसकी वैल्यू में अपन के पास क्या क्या वेरिएशंस होते हैं, उनका किस रेट से वो क्या होती है, पर डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर वो कितनी इंक्रीजेबल होती है जर्मेनियम और सिलिकॉन डायोड के लिए। तो उसकी वैल्यू के लिए अपन कैलकुलेशन करें। कैलकुलेशन करने का मतलब उसकी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है जो न्यूमेरिकल्स में अपन के पास क्या होगी, यूज ली जाती है। इस बेस पर अपन के पास जो है वो एग्जाम में क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रिलेटेड भी अपन के पास ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, और नॉर्मली आपके पास जो सब्जेक्टिव जो पेपर्स रहते हैं उसमें भी क्या है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नॉर्मली आप यहाँ पर नोट कर रहे हैं कि अपन के पास जो वैल्यू रहती है यानी कि डी रिवर्स सैचुरेशन जो करंट है विद रेस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, तो इसकी वैल्यू जो होती है वो अपन के पास क्या रहती है, 11.7% पर डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर at 300 Kelvin for the germanium diode. Similarly, reverse saturation current with respect to temperature increasable 8.5% per degree centigrade rise in temperature at 300 Kelvin for the silicon diode. बट जनरली अपन जो यूज लेते हैं वो क्या रहता है,
आई नॉट डिवाइडेड बाई डी टी रिस्पेक्ट टू क्या होगा टू के डबल फॉर एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड और 10 केल्विन राइज इन टेम्परेचर। मीन्स आई नॉट टू इज इक्वल टू क्या होगा आई नॉट वन टू टी टू माइनस में क्या होगा टी वन डिवाइडेड बाय क्या होगा 10। अब यहाँ इस चीज को समझते हैं अपन कि अपन के पास क्या होता है कि जर्मेनियम डायोड और अपन के पास जो दे रखा है सिलिकॉन डायोड। तो पर्टिकुलर एट 300 जो केल्विन है उस 300 केल्विन के बाद अगर उसके टेम्परेचर की वैल्यू को अगर अपन इंक्रीज करते हैं तो पर डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अगर जैसे ही राइज करते हैं तो जर्मेनियम डायोड में 11.7% क्या होता है रिवर्स सैचुरेशन करंट में क्या हो जाता है चेंजेबल हो जाता है। सिमिलरली अपन के पास अगर सिलिकॉन डायोड के लिए अगर अपन देखें तो सिलिकॉन डायोड में भी अगर अपन 300 डिग्री केल्विन के बाद में अगर अपन टेम्परेचर राइज करते हैं तो रिवर्स सैचुरेशन करंट में जो होता है वो मोस्टली क्या होता है 8.5% क्या होता है पर डिग्री सेंटीग्रेड चेंज होने पर उसकी रिवर्स सैचुरेशन करंट में क्या हो जाता है वेरिएशन हो जाता है। इसलिए अपन क्या है कि नॉर्मली जो जनरल डायोड करंट है यानी जर्मेनियम की जो डायोड करंट है वो मोर क्या होता है टेम्परेचर सेंसिटिविटी है देन द सिलिकॉन डायोड। तो इसलिए अपन क्या करते हैं कि सिलिकॉन डायोड जो होता है उसको ज्यादा प्रेफर करते हैं कंपैरिजन टू जर्मेनियम डायोड, क्योंकि जर्मेनियम डायोड में अपन के पास जो करंट है वो ज्यादा टेम्परेचर सेंसिटिविटी है कंपैरिजन टू क्या है सिलिकॉन डायोड है। सिलिकॉन डायोड में पर डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो उसमें अपन के पास जो करंट हो रही है वो कितनी राइज हो रही है 8.5%। बट पर डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर अपन चेंज कर रहे हैं जर्मेनियम में तो उसमें अपन के पास जो है वो 11 पॉइंट क्या होती है 7% चेंजेबल हो रहा है। इन जनरली अगर अपन नॉर्मली कंडीशन में देखें कि पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर अब जो है वो टेम्परेचर अगर अपन इंक्रीज करते हैं तो रिवर्स सैचुरेशन जो करंट होती है वो क्या हो जाती है डबल हो जाती है। ये अपन नॉर्मली जनरल फॉर्मूला अपन यूज करेंगे अगर अपन के पास टेम्परेचर दिए गए हैं तो उस टेम्परेचर पर अपन के पास किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर अपन को रिवर्स सैचुरेशन करंट दी गई हो और किसी अन्य टेम्परेचर पर अपन के पास क्या है कि रिवर्स सैचुरेशन करंट की वैल्यू को अगर अपन फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए अपन इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। यहाँ पर अपन के पास क्या है कि किसी एक पर्टिकुलर जो टेम्परेचर T1 और T2 दे रखा है और यहाँ पर के पास T1 जो टेम्परेचर है उस पर अपन के पास रिवर्स सैचुरेशन करंट की वैल्यू दे रखी है। तो यहाँ पे पास क्या होगा 2 T2 माइनस का क्या होगा T1 डिवाइडेड बाय क्या होगा 10। अब यदि अपन के पास जो है वो टेम्परेचर अगर अपन के पास क्या है इनका रेशियो जो हो रहा है वो क्या आ रहा है 10 बाई T2 माइनस T1 अगर इस इक्वल टू अपन के पास क्या है 10 है तो इसका रेशियो अगर अपने पास 10 है मतलब उनका डिफरेंस अगर 10 के रेस्पेक्ट में है तो 10 to 10 अगर रह जाएगा तो मेरे पास क्या रह जाएगा 1। तो यानी कि पर्टिकुलर 10 डिग्री सेंटीग्रेड अगर अपन टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं तो उस समय रिवर्स सैचुरेशन जो करंट होगी वो क्या होगी इनिशियल जो रिवर्स सैचुरेशन करंट है उसकी जस्ट क्या हो जाएगी डबल हो जाती है। तो ये अपन के पास जो होगा वो न्यूमेरिकल के लिए यूज में लेते हैं यानी कि किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर अपन को रिवर्स सैचुरेशन करंट दी गई हो तो अपन को किसी अन्य टेम्परेचर पर उसकी क्या है वैल्यू को फाइंड आउट करना हो रिवर्स सैचुरेशन करंट के लिए। दूसरा अब नेक्स्ट जो है वोल्टेज में क्या चेंजेबल करें कि अपन के पास रिवर्स सैचुरेशन जो करंट है वो वापस आ जाए यानी कि अपन टेम्परेचर पर यूज दे रहे हैं टेम्परेचर जैसे इंक्रीज किया अपन के पास रिवर्स सैचुरेशन करंट जो हो रही है वो क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है। अब अगर अपन उस रिवर्स सैचुरेशन करंट को वापस इनिशियल वैल्यू पर ही लेना चाहें तो उसमें ऐसा क्या वेरिएशन करें कि अपन के पास जो है वो रिवर्स सैचुरेशन करंट वो की वही रहे उनमें कोई टेम्परेचर का इफेक्ट ना हो। तो जैसे अपन नॉर्मली कंडीशन देखें कि अपने यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर है वो ज़्यादा हीटअप रहता है और दूसरा जैसे फॉरेन कंट्रीज वगैरह है जैसे फिनलैंड वगैरह है तो वहाँ पर अपन के पास जो डिवाइसेज होती है वहाँ पर उनका टेम्परेचर जो होता है वो क्या है बहुत कम रहता है। तो नॉर्मली जिनका टेम्परेचर अगर कम होगा वहाँ से अगर अपन उस डिवाइस को लेके आए तो वो पर्टिकुलर 1 वोल्ट पर ही क्या दे 1 मिली एम्पीयर के अगर करंट देता है तो यहाँ पर अगर अपन उसके लिए लेके आए डिवाइस को परचेज करके तो यहाँ पर टेम्परेचर राइज होने के कारण उसकी रेटिंग जो होगी वो क्या हो जाएगी नॉर्मली 0.5 एम्पीयर पर ही वो क्या दे
देगा, अपन को 1 एम्पियर की करंट देगा। तो इस पर्टिकुलर कंडीशंस पर अपन ऐसा कौन सी टेक्निक यूज करें कि अपन के पास जो वैल्यू है वो क्या हो जाए, नॉर्मली वोल्टेज की वैल्यू में या चेंजेबल करें, जिसके कारण अपन के पास उसका टेम्परेचर क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, और टेम्परेचर डिक्रीज होने पर उसकी रेटिंग जो है वो अपन के पास क्या आ जाए, सिमिलरली आ जाए। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, नॉर्मली वोल्टेज की वैल्यू में क्या करते हैं, चेंजेबल करते हैं। तो यानी कि क्या होगा कि नोट टू मेंटेन फास्ट करंट across forward wire which temperature increase we have reduced voltage across diode। यानी कि अगर अपन के पास कोई भी अगर करंट को अगर मेंटेन करना है, अगर किसी टेम्परेचर के कारण अपन के पास उस डायोड में अगर करंट इंक्रीज हो गई है, तो उसके वोल्टेज को अपन कंट्रोल करके उसकी करंट को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपन के पास क्या होता है कि फॉर dV बाई dt डिवाइडेड इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस का 2.1 मिली वोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर for germanium diode at 300 Kelvin. Similarly, dV by dt is equal to minus 2.3 millivolt per degree centigrade rise in temperature for silicon diode at 300 Kelvin. इन जनरल में अपन नॉर्मली कंडीशन में अगर एक्चुअल वैल्यू के अंतर्गत अगर अपन देखें तो क्या होगा, अगर पर डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर राइज होता है तो जर्मेनियम जो डायोड होगा उसके अंतर्गत जो होगा वो अपन के पास माइनस 2.1 जो होगा वो मिली वोल्ट वोल्टेज जो होता है वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। सिमिलरली अगर अपन सिलिकॉन डायोड के लिए लें तो सिलिकॉन डायोड में अगर अपन पर डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो माइनस 2.3 मिली वोल्ट जो होगा वो क्या होगा, वोल्टेज डिक्रीज हो जाता है। बट इन जनरल कंडीशंस के अंतर्गत अपन के पास क्या है कि dV बाय dt माइनस 2.5 मिली वोल्ट जो होता है वो पर डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है, वोल्टेज जो होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है इन राइज इन टेम्परेचर एट 300 केल्विन। यानी कि अगर अपन 300 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो नॉर्मली अपन के पास न्यूमेरिकल वैल्यू अपन जितनी भी यूज करेंगे या कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें अपन के पास जो वोल्टेज होगा वो वोल्टेज की वैल्यू कितनी होगी, माइनस 2.5 मिली वोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड जो होगा वो क्या रहेगा, डिक्रीजेबल के रूप में लेते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक था, इस टॉपिक के अंतर्गत हमने देखा कि डायोड की जो करंट है उस करंट की इक्वेशंस क्या होती है, रिवर्स सैचुरेशन जो करंट है वो क्या होता है, और रिवर्स सैचुरेशन जो करंट है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंडेबल होती है, और दूसरा डायोड जो होता है उस डायोड की VI कैरेक्टरिस्टिक जो है उसको अपन कैसे ड्रॉ करते हैं इसके बारे में हमने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उस नेक्स्ट लेक्चर के अंतर्गत अपन इस टॉपिक के बेस पर अपन के पास जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे उस न्यूमेरिकल के बारे में अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। थैंक यू।